नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें इस वक्त की, जहां उत्तराखंड कांग्रेस में हो सकती है बड़ी टूट। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, करीब 10 विधायक कल देहरादून में करेंगे गोपनीय बैठक और बैठक में हरीश धामी, मनोज तिवारी भी शामिल हो सकते हैं। तो मदन बिष्ट, मयूख महर, कुशाल सिंह हो सकते हैं इस बैठक में शामिल। तो जल्द ही कुछ विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, जहां पर जल्द ही उत्तराखंड कांग्रेस में एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है, बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। कल संभवतः 10 विधायक एक बैठक कर सकते हैं, गोपनीय बैठक होगी ये। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर करीब 10 विधायक कल देहरादून में गोपनीय बैठक करेंगे और बैठक में हरीश धामी, मनोज तिवारी शामिल हो सकते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी से आपको रूबरू कराते हैं। मदन बिष्ट, मयूख महर, कुशाल सिंह शामिल हो सकते हैं। जल्द ही कुछ विधायक कांग्रेस भी छोड़ सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में फूट देखने को मिल रही है और एक गोपनीय बैठक आयोजित होने की बात कही जा रही है, जिसमें करीब कांग्रेस के 10 विधायक शामिल होंगे और संभवतः 10 विधायक कांग्रेस छोड़ सकते हैं। तो कांग्रेस द्वारा उपेक्षा किए जाने से ये विधायक नाराज हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि ये बैठक करने की बात कही जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में अब बड़ी टूट देखने को मिल सकती है, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में आपको बता दें कि सब कुछ फिलहाल ठीक नहीं है, ठीक नजर नहीं आ रहा। करीब 10 विधायक देहरादून में एक गोपनीय बैठक कर सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, जहां पर कांग्रेस द्वारा उपेक्षा किए जाने से तमाम विधायक जो है वे नाराज चल रहे थे। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर उत्तराखंड कांग्रेस में एक बड़ी टूट देखने को मिल सकती है। वो ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर कल एक गोपनीय बैठक होने की संभावना है। कौन कौन इस बैठक में शामिल हो सकता है, पूरा अपडेट दे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जो अभी हाल ही कुछ दिनों पहले ही एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें प्रदेश प्रतिपक्ष और उप प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर दिया गया है। देखिए लिस्ट पर करण मेहरा को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है और जो मोहन बिष्ट है, यानी कि उनको जो है कह सकते हैं कि ये बनाया गया है, उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। कुल मिलाकर देखें तो समीकरणों में काफी बदलाव देखा जा रहा है, जिसकी मुख्य वजह यह है कि जो लीक की गई उसको लेकर के तमाम नेताओं में नाराजगी दिख रही है। तो जो फिलहाल समीकरणों की अगर हम बात करें तो कहा यह जा रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के जो क्षेत्रीय संतुलन है उसको बरकरार नहीं रखा गया है, क्योंकि अमूमन तौर पर कोशिश यह की जाती है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जो है कुमाऊं से होता है तो नेता प्रतिपक्ष जो है गढ़वाल से होना चाहिए। तो लेकिन इस बार जो संतुलन तीनों ही दायित्व दिए पहले भी कांग्रेस के हालांकि सामने जो कल देहरादून जो दोनों बैठक कर सकते हो, अगर बैठक करते तो तमाम चर्चाएं हैं कि कांग्रेस पार्टी से काफी नाराज चल रहे हैं और जिसकी मुख्य वजह यही बताई जा रही है कि उनका उपेक्षा किया गया है, जिसको लेकर के बैठक होती तो बैठक कई तमाम विषयों पर चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा जो चर्चाएं हैं कि ये लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, लेकिन अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, अब कल बैठक होने वाली है और कल बैठक में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ मुद्दे एजेंडे को लेकर के विधायकों ने गोपनीय बैठक की है। जी जी बिल्कुल। अब रोहित, कल ये बैठक कितने बजे होगी और कहां पर आयोजित की जाएगी, इसको लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल, देखिए अभी यह सूचना सार्वजनिक नहीं की गई क्योंकि गोपनीय बैठक बुलाई गई है, लेकिन अभी फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली है कि कल सुबह बैठक कहीं भी हो सकती है। अभी फिलहाल जगह फाइनल नहीं किया गया है, क्योंकि गोपनीय बैठक होगी तो इस नाम को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर नाम सार्वजनिक हो जाएगा तो तमाम कांग्रेस के जो नेता हैं वो लोग भी बान मनोबल को लेकर करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब 2016 में जब घटना हुई थी, यानी दल बदल का मामला सामने आया था, तो उस दौरान भी नेताओं ने अचानक ही दल छोड़ा था और देहरादून से गायब हो गए थे।
तो इसको लेकर के चाह यही है कि अब 10 विधायकों अगर बैठक कर रहे हैं तो इस बाबत तो गोपनीय बैठक है, तो ऐसे में वह किसी को भनक नहीं लगने देंगे कि यह बैठक कहाँ होने जा रही है, बैठक में कौन हम्म। कौन लोग शामिल होंगे। लेकिन फिलहाल जो सूत्रों से जानकारी मिली कि 10 विधायक इस बैठक में बता पड़ सकता है। हालांकि फिलहाल आलाकमान ने इस बाबत जोर दिया है और तमाम समीकरणों को साधने की कोशिश जरूर की है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष करण महरा को बनाया है तो यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। लेकिन अब समीकरणों के बदलाव में देखें तो कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रीय समीकरण जो बैठा चाहिए था वह नहीं बैठा है। हालांकि कांग्रेस तरफ तो यह दे रही है कि इससे पहले भी यह भाजपा संगठन में हो चुका है, लेकिन कांग्रेस के जो अंगूठी खाने की बात तमाम जिलों से सूचनाएं मिल रही है कि तमाम पदाधिकारियों ने जो अपना इस्तीफा दे दिया है। प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष न बनाए जाने पर, अपनों को कोई जिम्मेदारी न दिए जाने पर खेमा पूरी तरह से नाराज नजर आ रहा है। सबके तमाम नेता नाराज चल रहे, तो ऐसे में अब कल बैठक तो अब बुलाई नहीं, बैठक होनी है। अब बैठक क्या कुछ निकले सामने वाला देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल अभी जगह और समय तिथि जो है फाइनल नहीं की गई कि कब बैठक और कहाँ पे होगी। जी बिल्कुल रोहित, बने रहे हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार आपके पास लौटेंगे। इसी बीच देहरादून से एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में जंगलों की आग की रफ्तार जो है लगातार बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में आग लगी, गढ़वाल में 45 और कुमाऊं में 32 स्थानों पर आग लगी है। संरक्षित वन्य जीव विहार भी वनाग्नि से अछूते नहीं रहे। सोमवार को 11 वन्य जीव विहारों में आग की घटनाएं हुई है। बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पर बीते 24 घंटे में 88 स्थानों पर जंगलों में आग की घटनाएं जो है बढ़ती जा रही है। गढ़वाल में 45 घटनाएं हुई हैं। संरक्षित वन्य जीव विहार भी वनाग्नि से अछूता नहीं रहा। बड़ी जानकारी। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रोहित सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित, आपका रुख करूंगी, क्योंकि जिस तरीके से आग की घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, वनाग्नि की घटनाएं बढ़ती जा रही है, ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड राज्य के जंगलों में लगातार जो आग की घटनाएं हैं वह तेजी से बढ़ती जा रही है। वर्तमान हालात यहाँ की पूरे प्रदेश में पिछले 1.5 महीने के भीतर यह जो वन अग्नि की घटना है वह 400 से पार हो चुका है कि 400 करीब मामले सामने आए हैं वन अग्नि की घटनाएं के। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो जिस तरह से मौसम विभाग ने भी पूर्वानुमान भी जो जारी किया था कि अगले 2 दिन यानी कि करीब 12 तारीख की जो कि आज डेट है, और आज तक जो है प्रदेश में तपिश बढ़ेगी, जिससे वन जंगलों में जो आग लगने की घटनाएं हैं वह भी तेजी से देखी जाएगी। वर्तमान हालात अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे के भीतर 88 मामले सामने आए हैं जहां वन अग्नि के जो जुड़े हुए मामले हैं, जिसमें से गढ़वाल में 45 मामले, तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र में 32 मामले सामने आए। यानी कि जंगल लगातार भड़क रहे हैं। जो जंगलों की अगर जलने की बात करें तो पिछले 1.5 महीने में करीब जो है 517 हेक्टेयर वन जो है जंगल जल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती भी सरकार के लिए भी है कि जो लगातार जंगलों में आग लगता जा रहा है उसको रोका जा सके। एक आग जो है विकराल रूप लेता जा रहा है। और हालांकि अभी फिलहाल मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया कि 13-14 तारीख को जो कुछ कुछ क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, लेकिन अगर बारिश होती है तो इसका फायदा मिलेगा कि वन अग्नि जो है उस पर थोड़ी लगाम लग सकेगी, आम जनता को भी गर्मी से राहत मिल सकेगी। लेकिन फिलहाल संभावना मौसम विभाग ने जताई है। लेकिन वही दूसरे उलट बात करें तो वन अग्नि के मामले जो लगातार बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वन अग्नि से जो लगातार जो है ग्लोबल वार्मिंग भी हो रहा है, यानी कि जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इससे ग्लेशियर भी लगातार पिघल रहे हैं। तो ऐसे में एक बड़ी समस्या है और इसको लेकर के सरकारी तंत्र भी काफी दावा कर रहा है कि सभी डीएफओ को निर्देश दिए गए हैं कि अगर कहीं वन अग्नि के मामले सामने आते हैं तत्काल प्रभाव से वन अग्नि को रोका जाए। लेकिन अभी फिलहाल जो मशीनरी की अगर बात करें तो हमारे पास इससे पर्याप्त इक्विपमेंट नहीं है कि सही समय पर जो है रिस्पॉन्स करते हुए वन अग्नि पर रोक लगाई जा सके। अभी भी अमूमन तौर पर देखें तो अभी पिछले 24 घंटे में 88 मामले सामने आए, जो कहीं ना कहीं बड़ी चिंताजनक बात है, क्योंकि लोगों को जागरूक करने की तो बात कह रही सरकार, लेकिन अभी तक लोगों को जागरूक सही ढंग से नहीं कर पाए, क्योंकि सबसे अहम भूमिका निभाते हैं जो लोकल रहे, जंगलों के आसपास रहने वाले स्थानीय निवासी हैं। अगर वो जागरूक हो जाते हैं तो वन अग्नि पे काफी हद तक लगाम लगाया जा सकता है, क्योंकि मानव जो जीवन बढ़ते हैं, इंसान के लापरवाही की वजह से वनों में जो आग लगती है, तो ऐसे में अगर वो जागरूक होंगे तो जंगलों में आग अगर लगती भी है, किसी भी वजह से लगती है, तो उस पर वो काबू पा पाएंगे। लेकिन अभी तक जागरूकता अभियान है, खासकर वन अग्नि को रोकने के लिए। तो कुल मिलाकर कहे तो फिलहाल भी स्थितियां काफी भयावह है और लगातार जो वन अग्नि के मामले हैं वह तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। जी बिल्कुल रोहित, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पौड़ी ब्लॉक के जंगलों में भीषण आग लगी। आग को बुझाने में वन विभाग की टीम जुट गई है। जंगलों में आग के कारण जानवरों का हाल बेहाल है। आग के कारण जंगली जानवरों ने गांव का रुख कर लिया है और ग्रामीणों में क्षेत्र में डर का माहौल है। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की पौड़ी ब्लॉक के जंगलों में भीषण आग लगी है और इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर, आग को बुझाने में वन विभाग की टीम जुट चुकी है और जंगलों में आग के कारण जानवरों का बुरा हाल है, जिसकी वजह से ग्रामीण क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं जंगली जानवर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की अहम खबर,
ग्रामीणों में क्षेत्र में डर का माहौल बना हुआ है और ऐसे में आपको बताते हैं कि पौड़ी ब्लॉक के जंगलों में भीषण आग लगी। आग की घटनाएं बढ़ती जा रही है। आग को बुझाने में वन विभाग की टीम जुटी हुई है, लेकिन आपको बता दें कि जंगलों में आग के कारण जानवरों का हाल बेहाल है। उसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से पूर्व अपर सचिव अर्जुन सिंह को नई जिम्मेदारी मिली है। राज्य सूचना आयुक्त के पद पर किया गया नियुक्त। राज्यपाल ने अर्जुन सिंह को सूचना आयुक्त बनाने की मंजूरी दे दी है। सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किया। बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पूर्व अपर सचिव अर्जुन सिंह राठौर को बड़ी जिम्मेदारी मिल चुकी है। सचिव प्रभारी विनोद कुमार सुमन ने आदेश जारी किया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। तो सांसद अजय टमटा ने केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा के लिए विभिन्न विभागों की बैठक ली। बैठक में सांसद ने कहा कि सभी विभाग केंद्र पोषित योजना को समय से पूर्ण करें और केंद्र की योजनाओं को पूरा करने में जहां भी समस्या हो रही है उसे उच्च स्तर से निपटाने की कार्रवाई पूरी करें। साथ ही उन्होंने कहा कि PMGSY की सड़कें मरम्मत के अभाव में खराब है, उनकी यथाशीघ्र मरम्मत की जाए। इस दौरान उन्होंने राज्य गठन के PMGSY के तहत जिले में बनी सड़कों की अद्यतन रिपोर्ट तक सप्ताह में प्रस्तुत करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। सांसद ने सड़क बनाने से पूर्व आपदा के मानकों का विशेष पालन करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सड़कों के निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और सड़क बनाने में आ रही नीतिगत समस्याओं को उच्च स्तर पर समाधान कराया जाए। अल्मोड़ा सांसद अजय टमटा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई। जिस प्रकार से भारत सरकार के माध्यम से हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंदर हम बजट लाते हैं, पैसा लाते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में, चाहे नेशनल हाईवे में, चाहे CRF के फंड में, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत और विभिन्न प्रकार के ग्राम्य विकास मंत्रालय के माध्यम से गाँव के अंदर होने वाले काम, और ये बहुत महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण काम है। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुसार हमको बहुत सारा पैसा इन सभी डिपार्टमेंट को दे रहे हैं और इनकी क्वालिटी अच्छी हो, इनके काम अच्छे हों, जन उपयोगी हों और लंबे समय तक इस पर हम उसका उपयोग कर सकें। इस निमित्त सितारगंज में RSC के द्वारा कृषि अनाज मंडी में लगाए गए सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी क्षेत्र के किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे, जिससे क्रय केंद्र पर गेहूं की तूल शून्य पर रुकी हुई है। बता दें कि RFC के द्वारा 1 अप्रैल से सितारगंज कृषि मंडी में क्रय केंद्र खोल दिए गए थे, लेकिन 12 दिन बीतने के बाद भी किसान अपना गेहूं लेकर क्रय केंद्र पर नहीं पहुंच रहे, जिस कारण अभी तक क्रय केंद्रों की तूल शून्य पर ही रुकी हुई है। माना जा रहा है कि इस बार बाजार भाव गेहूं के अधिक होने के कारण किसान अपना गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर लेकर नहीं पहुंच रहे, क्योंकि सरकार द्वारा जारी किया गया गेहूं की MSP 2015 प्रति रुपए जारी की गई है। वहीं बाजार मूल्य 2050 से लेकर 2150 तक किसानों को गेहूं का मूल्य मिल रहा है, जिस कारण सरकारी क्रय केंद्र पर 12 दिन बीतने के बाद भी गेहूं की तूल शून्य पर ही रुकी हुई है। यही कहना है कि 1 तारीख से हमारे पूर्ण व्यवस्थाएं गेहूं क्रय केंद्र से संबंधित कर ली गई हैं और किसानों का हमारे द्वारा निरंतर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है, जिसके साथ साथ उनको खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत बताया भी जा रहा है कि अपने माध्यम से दूसरे किसानों से भी संपर्क कर यहाँ गेहूँ लाने का, गेहूँ की तौल कराने की इच्छा जाहिर करें, जिससे उनको सरकारी लाभ मिल सके, सरकारी मूल्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो सके। जद्दोजहद के बाद कालसी तहसील के लोहारी गांव को मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने खाली करा दिया। आपको बता दें कि 120 मेगावाट की व्यासी जल विद्युत परियोजना के डूब क्षेत्र में आए लोहारी गांव को खाली कराए जाने की कवायद लंबे समय से की जा रही है, लेकिन ग्रामीण मुआवजा दिए जाने और जमीन के बदले जमीन दिए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि कुछ समय पूर्व सभी प्रभावित परिवारों को मुआवजा की राशि दी जा चुकी है, लेकिन ग्रामीणों के विस्थापन का कोई हल नहीं निकल पाया। वहीं दूसरी ओर व्यासी जल विद्युत परियोजना के पूरी हो जाने के बाद लोहारी गांव खाली न होने से दिक्कत आ रही थी, जिसके चलते प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए ग्रामीणों को 48 घंटे में गांव खाली करवाने का नोटिस चस्पा दिया और समय पूरा हो जाने के बाद प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर गांव आ धमकी और अपने कार्रवाई शुरू करते हुए गांव को खाली करा दिया। सारा खत्म हो गया हमारा यहीं पे,
हमारे बच्चों को खेल भी नहीं आया, हमारे लिए सब कुछ करा सरकार ने, हमें पैसे भी नहीं दिए, हमारी ज़मीन भी गई, हमारे लिए ज़मीन भी की कमी रही, सरकार के पास ज़मीन नहीं मिली, सब कुछ ऐसा सोचता है किसी के लिए। हम भी ये चाहते थे कि थोड़ा हमारे लिए सामान रखने के लिए, हमको रहने के लिए कहीं जाए। अभी हम निकल गए घर से, कहाँ जाए, हम सड़क में बैठना पड़ेगा हम वहाँ पे हैं। जो हमारे दादा बाबा की हटाता पड़ता की ज़मीन है, उस घर छोड़ के जाना पड़ा है हमको। कितने से छोटे छोटे बच्चों उठा के हमको जाना पड़ा। पर ऐसा है, सब लोग धन्यवाद दे देना उस जवान जी को भी और सरकार को भी, बहुत अच्छा किया हमारे लिए। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम में 23वीं यूथ नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों की पुरुष और 21 राज्यों की महिला टीम हिस्सा ले रही है, जिनके 580 खिलाड़ी अगले 6 दिन तक अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए प्रदेश में खेल की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखंड सरकार खेलों पर विशेष ध्यान दे रही है। खेल नीति को लागू करना उसी का एक हिस्सा है। सरकार ने प्रदेश में खेल का माहौल पैदा किया है। मैं सभी आयोजकों को और इसमें प्रतिभाग करने वाले पूरे देश से और विदेश से आए हुए सभी खिलाड़ियों को मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और साथ ही साथ हम खेलों को आगे बढ़ाने के लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से खेलों को और खिलाड़ियों के संरक्षण के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए जो नीति बनाई है, उसी का अनुसरण करते हुए हम लोगों ने भी उत्तराखंड के अंदर नई खेल नीति हम लेकर आए हैं, जिसमें एक सामान्य परिवार का भी अगर उत्कृष्ट कोई भी खिलाड़ी है, बच्चा है, बेटी है, बेटा है, अगर वो खेल में उसकी योग्यता क्षमता है तो उसको अपनी योग्यता क्षमता के लिए दिखाने के लिए किसी के आगे नहीं जाना पड़ेगा। सरकार ने सारी व्यवस्थाएं। नैनीताल में सरोवर नगरी नैनीताल में KMVN द्वारा संचालित रोडवेज को मल्लीताल से सनोव्यू पॉइंट तक जाती है, जिसका यात्रा की अवधि 4 मिनट रहती है। रोपवे ऑपरेशन मैनेजर शिवम शर्मा ने बताया कि नैनीताल का रोपवे पूरी तरह सुरक्षित है, जिसका हर महीने जांच की जाती है। वह हर साल CSIR धनबाद के द्वारा सुरक्षा परीक्षण किया जाता है। फिर भी इमरजेंसी होने पर रोपवे के अंदर आपातकालीन द्वार उपलब्ध है, जिसको कि संचालन के द्वारा आसानी से लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है। फिलहाल नैनीताल का रोपवे पर्यटकों के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। धनबाद में रोपवे पे जो हादसा हुआ है, जो एक केबल कार वहाँ पर फंसने से कई यात्री उसमें घायल हुए, 2 की मौत हो गई है। नैनीताल में भी रोपवे चलता जो बहुत पुराना रोपवे है, तो हम एक रियलिटी टेस्ट यहाँ पर करते हैं। बात करते हैं यहाँ पर शिवम जी से, जो यहाँ पर ऑपरेशन मैनेजर है, कि किस ढंग से सर धनबाद में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है रोपवे का, तो हमारी रोपवे और उसमें कितना भिन्नता है और क्या हमारी इसमें चांसेस है? देखिए, भिन्नता हमारी और धनबाद के रोपवे में काफ़ी ज़्यादा है। वहाँ जैसा कि आपने देखा होगा कि एक संग काफ़ी सारी रोपवे संचालित होती हैं, जबकि हमारे वहाँ एक साइड सिर्फ एक ही रोपवे है। इसको जिगबैग सिस्टम बोलते हैं, जिसमें सिर्फ एक साइड एक ही ट्रॉली होती है, और कई सारी ट्रॉली है जिसमें एक संग चलती है, उसको गंडोला सिस्टम बोलते हैं। तो संचालन के बेस पे ही हमारा रोपवे उस रोपवे से काफ़ी तरीके से भिन्न है। सर कभी जैसे केबल डैमेज होता है, और किस तरह से आप उसका चेकअप टेस्ट वगैरह करते हैं? देखिए, केबल का वीकली मंथली इंस्पेक्शन हमारे स्टाफ के द्वारा कंटिन्यू किया जाता है। उसके अलावा एक हमारी सरकारी संस्था है CSIR, जिसके द्वारा भी वार्षिक तौर पर इसका मेंटेनेंस और संचालन के लिए टेस्ट किया जाता है। सर कितने तारों का समूह होता है जिससे केबल चलती है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है और आपका रोपवे कितने यात्रियों को एक संग ले जाने की क्षमता के साथ बनाया गया है। फिलहाल जो नैनीताल में रोपवे है, इसकी क्षमता 825 किलोग्राम है, और यहाँ 42 तारों का एक जोड़ है। 6x7 के हिसाब से हम इसको 42 तार है, उस हिसाब से ये 42 तार का एक जोड़ है। अगर से कभी कोई तार टूट गया तो उसमें कैसे हम सुरक्षा देखेंगे? देखिए, पहली बात तो अगर आपका लोड के बराबर है, उसके अलावा आपकी प्रॉपर मेंटेनेंस है, प्रॉपर आप चीज़ों को मेंटेन कर रहे हो, तो रोप टूटने का चांस बहुत कम होता है, जो कि ना के बराबर है। आज तक ऐसा ज़्यादा सुनने में आया नहीं है कि रोप टूटी। फिर भी अगर बाई चांस, जो हम एक मैथमेटिकली कैलकुलेट करके रखते हैं कि हाँ, अगर कुछ तार टूटने के चांस होता है, तो वो हमें पता चल जाता है। और सॉकेट के पास हमारा जो सबसे ज़्यादा लोड होता है, तो वहाँ से हम देख के तार को बता सकते हैं। उसके अलावा हमारा एक ले लेंथ टेस्ट होता है, जिसको करते हैं हम, जिससे हमारी रोप टूटी है तो हमें पता चलता है। अल्मोड़ा पुलिस को प्राप्त 6 हाईवे पेट्रोल वाहनों का पुलिस उपाधीक्षक यातायात ने हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। आज पुलिस लाइन अल्मोड़ा में प्रभारी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अल्मोड़ा अमित श्रीवास्तव के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक यातायात ओशीन जोशी द्वारा हरी झंडी दिखाई और उनके निर्धारित मार्गों पर
रवाना किया गया। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक यातायात ने हाईवे पेट्रोल, हाईवे ट्रैफिक पेट्रोल के कार्यों और उनके निर्धारित मार्गों के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। वहीं इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां एक जल संस्थान के सहायक अभियंता ने महिला के साथ की थी गाली गलौज और धमकी। खबर दिखाने के बाद अधिशासी अभियंता जल संस्थान उत्तरकाशी ने एक कमेटी गठित कर आरोपी सहायक अभियंता के खिलाफ जांच बिठाकर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मेरे संज्ञान में आया है और लेटर के माध्यम से भी आज संज्ञान में आया है मेरे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि चूँकि ये जाँच का विषय है और मेरे द्वारा कमेटी गठित कर दी गई है और जांच के उपरांत जो भी दोषी पाया जाएगा उस पर जो है विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो मैंने जो है उसके लिए फ़ोन किया, 12 दिन हो गया था और पानी नहीं आ रहा था, तो मेरे पास जो है उनका नंबर आया तो मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा आप जी साहब बोल रहे? हेलो, हाँ नमस्ते। मैंने नमस्ते किया। सर यहाँ जो है 12 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। तो उन्होंने जो है ये बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं भटवाड़ी से बोल रही। कि भटवाड़ी से जो है आप कौन बोल रहे? सर मैंने ये बोला कि मैं जो हूँ पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हूँ महिला मंगल दल की। सर उसने कहा कि तेरी ब्लॉक की अध्यक्षता जो है मैं बत्ती बंद करा दूँगी ऊपर से, और तुझे पे जो है मैं कोर्ट से कार्रवाई करूँगा, और ऊपर से जो है मैं तेरे जो है ऐसी तैसी करा दूँगी। उसने जो है बहुत बदतमीजी से गाली। चलिए इसके साथ ही देवभूमि लाइव में मेरे साथ इतना ही। देखते रहे इंडिया न्यूज।